My dear students, today I am going to explain you all subject science of class 6. Chapter number 4. The name of the chapter is sorting materials into groups. ठीक है, तो हम बहुत सारी चीज़ों को अपने अगल बगल देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं, मतलब ग्रुप्स में होती हैं। मतलब जैसे अगर कोई चीज़ है तो वो उसी कैटेगरी की चीज़ें उसी ग्रुप में आपको मिलेगी। ठीक है, तो कैसे चीज़ों का अलग होना है होता है, ग्रुप बनता है, वो चीज़ इस चैप्टर में बताया गया है। ओके, टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन समझने के लिए आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिसको आपको पढ़ के समझना है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आप अपने अगल बगल बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, मतलब मतलब इतने सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि आप उसे काउंट नहीं कर सकते। आप जिधर नज़र घुमाएंगे उधर ही आपको चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि चेयर्स हैं, बुलक्स कार्ट हैं और साइकिल्स हैं, कुकिंग अटेंशल्स हैं, बुक, क्लॉथ्स, टॉय, वाटर, स्टोन और टेबल, चेयर, मोबाइल, मतलब ट्रीज़, हर एक चीज़। अब ट्रीज़ तो नेचुरल चीज़ें हो गई हैं, हम उसे अभी साइड में रखते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल चीज़ें जो हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको क्या अपने आसपास दिखाई देती हैं। सबका अलग अलग शेप, साइज़ है, कलर अलग अलग तरीके की हैं, इनफैक्ट उनके यूजेस भी अलग अलग है। हम उन चीज़ों को एक ग्रुप में रखते हैं या फिर उनको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग ग्रुपों में। तो वो सब कैसे, मतलब ये जो हम इनका ग्रुप बनाते हैं, इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो ये इसको क्या कहते हैं, इसे सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। लेकिन अब यहाँ कह रहा है बट वाई डू वी नीड टू सॉर्ट थिंग्स इनटू ग्रुप्स। लेकिन हमें ये शॉर्टिंग या फिर सॉर्ट ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हम उसे ग्रुप में डिवाइड करें, ऐसे हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बारे में यहाँ आगे बताया जा रहा है कि बहुत मतलब मोस्ट ऑफ टाइम वी ग्रुप द थिंग्स ओके, तो यहाँ बताया जा रहा है कि हम हमेशा मतलब बहुत टाइम हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, फिर क्लासीफाइड कर देते हैं। किस लिए, हमारे इजी होने के लिए। हम अपने कन्वेंशन के लिए क्या करते हैं, इसको जो कोई भी चीज़ होती है उसे ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारी लाइफ क्या होती है, और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, ऑर्डरली हो जाती है और वो प्रॉपर तरीके से चल पाती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है हम जो ग्रुपिंग करते हैं वो किस लिए करते हैं, हमारी लाइफ इजी चले, हमको इजी पड़े, इस वजह से हम उन चीज़ों को ग्रुपिंग में कर देते हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग क्या करती है, वो हमें कोई भी चीज़ अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसे पाने में बहुत ईजी हो जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जो बेस्ट और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है ग्रुपिंग का, सुपरमार्केट है। आप एक सुपरमार्केट में जाइए, वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो सबका मतलब सेपरेशन रहता है, सब अलग अलग जगह रखी होती हैं। और अगर कोई चीज़ आपको चाहिए, कोई एक चीज़ चाहिए, तो वहाँ पे आप जाएंगे, आपको उस चीज़ का पूरा ग्रुप देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स लेने जाते हैं एक सुपरमार्केट में, तो हर चीज़ मिलती है ना। आप अगर क्लॉथ्स लेने जाते हैं तो अगर आप देखेंगे तो क्लॉथ्स की पूरी ग्रुप रहेगी, तो आपको ईजिली वहाँ मिल जाएगा। लेकिन आप अगर वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, पल्सेस लेने जाते हैं, तो उन सब का अलग एक प्लेस बना रहेगा, अलग एक ग्रुप रहेगा। आपको ऐसा नहीं है कि एक ही जगह आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, वेजिटेबल्स भी वहीं मिल जाएंगे, वहीं आपको पल्सेस भी मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको जो भी चीज़ चाहिए आपको एक प्रॉपर सेपरेट जगह रहेगा और प्रॉपर तरीके से ग्रुप बनी होगी। आपको अगर जैसे बैगन लेने हैं तो बैगन का एक वेजिटेबल पूरा एक क्लासिफिकेशन रहेगा उसका, जहाँ पे वेजिटेबल्स मिलेंगे। फिर आपको अगर बैगन चाहिए तो बैगन का पूरा ग्रुप होगा, ऐसा तो है नहीं ना, उसमें बैगन, मिर्च और टमाटर सब कुछ रहेगा, फिर आपको उसमें से चूज़ करके लेना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। तो यही जो प्रॉपर तरीके से रखा रहता है सुपरमार्केट में, तो ये क्या है, एक तरीके की ग्रुपिंग है, जो कि हमें कोई भी फूड आइटम हो या फिर कोई भी चीज़ हो,
आपको सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से ईजी वे में आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके का जो अरेंजमेंट होता है ये ग्रुपिंग कहलाती है, जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को दर्शाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? एक मेथड है ग्रुपिंग करने का, जो कि चीज़ों को उसकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ मतलब उसकी समानता और असमानता को देखते हुए उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझने के लिए कि क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, वो कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं जिससे कि आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ हैं, हमारे घर के कुछ चीज़ हैं जिसमें हम मतलब जो घर में घरेलू चीज़ें होती हैं उसमें कुछ कॉमन एग्जांपल्स हो गए कि कुछ चीज़ जो हमारी घरेलू चीज़ें होती हैं उसमें, और हम उन चीज़ों को क्या करते हैं अपने घरों में अच्छे से अरेंज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अटेंसिल्स देखिए किचन में क्या करते हैं आप अटेंसिल को अलग जगह पे मतलब जो किचन वाले बर्तन होते हैं उनको आप अलग प्रॉपर उनका प्लेस होता है, मतलब उनकी जाली होती है एक बर्तन वाली, और या फिर स्टैंड होता है, जो भी होता है, मतलब अगर अटेंसिल्स रखने वाली जगह है तो वो अलग रहेगी, उसमें सिर्फ अटेंसिल्स रहेंगे। ऐसा तो नहीं है ना उसमें आप वेजिटेबल्स भी रख देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। आप वेजिटेबल्स के लिए एक अलग बास्केट रखते हैं जिसमें आप सिर्फ वेजिटेबल्स रखते हैं। इसी तरीके से आप अपने अगर स्टडी रूम में देख लीजिए तो आपके स्टडी रूम में सिर्फ बुक्स होंगी, मतलब आपसे रिलेटेड आपको जो जो बुक्स चाहिए, नहीं भी रिलेटेड है लेकिन वहाँ पे आपको बुक्स मिलेगी, पेंसिल्स मिलेगी, आपका बैग मिलेगा, और मतलब आपकी ज़रूरत वाली चीज़ें स्टडी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपके स्टडी रूम में होंगी। ऐसा तो नहीं है ना किचन के भी कुछ सामान आपके स्टडी रूम में दिख जाए, या फिर सब्जियां आपके स्टडी रूम में रख दी जाएं और अटेंसिल्स आपके स्टडी रूम में रख दी जाए, तो ऐसा नहीं है ना। सब कुछ ग्रुप में होता है, सब कुछ सेपरेट होता है, जिससे आपको क्या होता है इजी होता है कि आप अपनी चीज़ों को जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप फटाक से उस चीज़ को ले लें, आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना भी ना पड़े। इसी तरीके से आपको कहाँ पे आपके शूज़ रखने हैं, सॉक्स रखने हैं, आपके मतलब जितनी भी चीज़ें हैं आपको जहाँ पे जो चीज़ रखनी होती है आप प्रॉपर वहीं पे उसे रखते हैं, और वापस जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको वो मिल जाती है। तो जो क्लासिफिकेशन है वो क्या करती है, हमारी जो लाइफ है उसको सिस्टमेटिक ढंग से चलाती है, प्लस हमारी स्टडी वाली चीज़ें भी सिस्टमेटिक ढंग से चलती रहती है। और कोई भी चीज़ हो, अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप कुछ इससे अनुभव कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके किचन में जो हैं, तो किचन में क्या है कि आप अगर चीज़ों को संभाल के नहीं रखेंगे, मतलब कि उनका क्लासिफिकेशन करके ग्रुपिंग में नहीं रखते तो आपको दिक्कत पड़ जाती है। जैसे कि अगर आपसे कोई चाय बनाने के लिए कह दे कि 1 कप टी बनाइए, तो आप जब टी बनाने जाते हैं तो अगर चीज़ें सही जगह पे नहीं रहेंगी, मतलब आप देखते हैं आपको चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, तो ये दोनों चीज़ अगर आपको प्रॉपर तरीके से किसी डिब्बे में नहीं मिलेगी, या फिर इधर उधर जो चीनी है उसी चीनी के डिब्बे में ही सब कुछ एक साथ पड़ा हुआ है, तो क्या आप कभी चाय बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि हर चीज़ अलग अलग डिब्बों में, और आप चीनी के डिब्बे में सिर्फ चीनी को ही देखेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं देखेंगे, हल्दी थोड़ी उसमें पड़ी रहेगी, है ना। तो ऐसे क्या होगा, ये फिर प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं चलेगा, मतलब कि आपकी लाइफ भी प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगी, प्लस आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। और जब चीज़ें एकदम अच्छे से रखी हुई होती हैं, मतलब ग्रुपिंग में रखी हुई होती हैं, तो क्या होता है आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता और चीज़ें बड़े आसानी से बन जाता है, और मतलब कोई भी चीज़ आसानी से हो जाती है और लाइफ भी ईजी चलती है। नाउ नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। अब मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। हम जानते हैं कि हम बहुत जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे अगल बगल, वो किसी न किसी मतलब एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बनी हुई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे कि ग्लास देख लीजिए, मेटल्स देख लीजिए, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड, सॉइल, ये सब क्या है, ये मटेरियल्स हैं। मतलब हर एक चीज़ मटेरियल है, दुनिया के हर एक चीज़ मटेरियल है।
ठीक है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस होती है ये इसकी यूटिलिटी पे होती है, जैसे कि जो कि उसके इसके प्रॉपर्टीज़ पे भी डिपेंड होती है। एग्जांपल में देख लीजिए कि अगर आपको कोई टूल्स बनाने हैं तो आप जो टूल्स मतलब हथियार अगर आपको बनाने हैं तो आप रबर का यूज़ नहीं करेंगे ना, आपको हार्ड चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। या फिर आपको रबर बनाना है तो आपको हार्ड चीज़ नहीं चाहिए, मतलब उसकी यूटिलिटी पर ही डिपेंड होती है कि आप किस तरीके की चीज़ें किस तरीके की चीज़ों से मिलाकर आप बना सकते हैं या फिर किस तरीके की चीज़ें आपको चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल है कि आप कुकिंग जो अटेंसिल्स होती हैं उनको आप वुड से नहीं बना सकते। अगर आप वुड से बना देंगे तो वो अगर आप जब कुकिंग करेंगे तो वो फायर कैच कर सकती है और जिसकी वजह से कुकिंग अटेंसिल ही पूरी जल सकती है, तो आप खाना किस में बनाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है किस तरीके से जो मटेरियल्स हैं, अलग अलग तरीके के मटेरियल्स का इम्पोर्टेंस क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताया जा रहा है, पारदर्शिता। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है मतलब बताया जा रहा है कि आप अगले चैप्टर में मतलब आगे के चैप्टर में लाइट चैप्टर पढ़ेंगे। लाइट चैप्टर किसी भी मटेरियल पे मतलब इसमें बताया जाएगा कि कोई भी मटेरियल पे जब लाइट पड़ता है तो वो किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है, क्या वो अपने अंदर से वो लाइट को जाने देता है, नहीं जाने देता है, कम जाने देता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 ग्रुप्स में मटेरियल्स को डिवाइड किया गया है, जो कि पहला ग्रुप है दूसरा है ओपेक्यू, तीसरा है ट्रांसलूसेंट। ओके, तो इस तरीके से 3 कैटेगरीज में या फिर कह लीजिए 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो जो पहला है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है क्या कि जो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट में पड़ता है तो वो ऑलमोस्ट जितनी लाइट होती है वो पास हो जाती है किसी भी जिस ऑब्जेक्ट में पड़ती है, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये चीज़ हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल में भी देख सकते हैं, जैसे कि एयर है, वाटर है, क्लियर ग्लास है। तो इसमें क्या होता है कि ये ट्रांसपेरेंट के अंतर्गत आएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट में लाइट गिरती है और वो क्या करता है, कोई भी लाइट अपने में से नहीं जाने देता है तो वो क्या कहलाता है, वो ओपेक्यू कहलाता है। मतलब हम कोई भी मतलब अगर उस ऑब्जेक्ट में कोई भी लाइट पड़ती है तो आप दूसरी तरफ देखेंगे तो वहाँ पे कोई लाइट पास होते नहीं नज़र आएगी, वो लाइट वहीं रुक जाएगी, वो मतलब अपने में से लाइट नहीं जाने देगी, तो उसे क्या बोलते हैं, ओपेक्यू कहते हैं। और जब कोई यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि कार्डबोर्ड है, मिल्क है, स्टोन है, मेटल है, ये सब क्या है, ओपेक्यू के एग्जांपल्स। ट्रांसलूसेंस की बात कर रही है, ट्रांसलूसेंस तो जो ट्रांसलूसेंस होता है इसमें कोई भी अगर लाइट पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो मतलब पूरी तरीके से नहीं आती है, हल्का फुल्का क्या होता है, लाइट पास होती है, मतलब हमें थोड़ा सा ब्लर दिखाई देगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं, जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास है, टर्बिड वाटर है और डस्ट लेडन एयर है। ये इन सब से जब भी मतलब इन पे सनलाइट पड़ती है या फिर कोई भी लाइट पड़ती है तो ये बहुत ही हल्की सी मतलब दूसरे साइड निकलती है। ओके, यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसे आप पढ़ के घर पे कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट लस्टर के बारे में, चमक के बारे में बताया जा रहा है कि आपने कभी देखा हुआ है कि जब किसी का सरफेस जो है बहुत ज़्यादा शाइन करता है, फिर और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका सरफेस डल होता है, तो जो शाइन करता है मटेरियल उसमें उसे क्या बोलते हैं, उसे लस्टर बोलते हैं। अगर आपने बहुत केयरफुली किसी चीज़ की वैरायटी या फिर किसी ऑब्जेक्ट की वैरायटी को देखा है कि कोई मटेरियल की जो सरफेस है वो अगर उसमें लस्टर है तो वो क्या होता है, मेटल होता है। मतलब जो जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें अलग तरीके की चमक होती है। कुछ मतलब कुछ अपवाद भी हैं, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम मतलब मेनली बता रहे हैं कि अधिकतर क्या होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें लस्टर होती है, मतलब चमक होती है जितने भी मेटल्स होते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी मतलब अच्छी होती है, इस वजह से
बहुत सारे मेटल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है ज्वेलरीज बनाने में, कुछ डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बनाने में। और जो कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनमें एक तरीके की क्या होती है, लस्टर होती है। और अगर इसी का जस्ट अपोजिट देखा जाए, जो नॉन मेटल होते हैं उनमें लस्टर नहीं होती है। लेकिन हम उसकी बात अभी यहाँ नहीं करते हैं। अभी यहाँ हम बात करते हैं कि आयरन, कॉपर होते हैं, जो देखिए इनकी जो आयरन और कॉपर होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा शाइन नहीं होता है। हाँ, अगर हम इनको रब करेंगे, इनको रगड़ेंगे सैंड पेपर से या फिर किसी सैंड वगैरह से अगर रब करेंगे तो इनमें क्या होती है, जो चमक होती है, तब उनके जो सरफेस होता है उसमें हम चमक देख सकते हैं। कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, इनमें जो लस्टर होता है वो खो चुके होते हैं, एयर और मॉइस्चर की वजह से वो खो चुके होते हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको उनके लस्टर के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, चीज़ों को डिवाइड करते हैं या क्लासीफाइड करते हैं। अब हार्डनेस की बात आ रही है कि चीज़ों को हार्डनेस के अकॉर्डिंग उसको भी हम अलग करते हैं। जैसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि वो स्ट्रेच हम करते हैं तो बड़े इजीली स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, तो उसे सॉफ्ट बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको वो स्ट्रेच करने पे बड़ा हार्ड होता है, वो स्ट्रेच्ड नहीं होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, वो हार्ड मटेरियल होते हैं। तो इस तरीके से हम अगर हम आयरन को, वुड को, रबर को, इन सब चीज़ों को अपने हाथ में लेते हैं और उसको अगर हम उसे प्रेस करते हैं तो वुड और ये आयरन तो कभी नहीं प्रेस आपको करने पे ये पिचकेंगे या फिर इनमें किसी तरीके की सॉफ्टनेस आएगी। लेकिन अगर हम रबर को लेते हैं और उसको हम प्रेस करते हैं तो वो सॉफ्ट होता है, वो ईजिली क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। तो इस तरीके से उसे क्या बोलेंगे, ये सॉफ्ट मटेरियल कहलाएगा। लेकिन जो हार्ड मटेरियल होता है जैसे कि वुड, आयरन होते हैं, ये सब प्रेस करने पे इजीली क्या नहीं होते हैं, ये प्रेस्ड नहीं होते हैं। तो इसलिए ये कैसे होते हैं, ये हार्ड होते हैं, हार्ड मटेरियल होते हैं। तो इस तरीके से इनके सॉफ्टनेस और हार्डनेस के अकॉर्डिंग हम इनको ग्रुपिंग में रखते हैं या फिर अलग अलग डिवाइड करते हैं। ओके, फिर यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है, मतलब एक्टिविटी है जिसको आप कर सकते हैं। नीचे है अपीयरेंस। ओके, अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो मटेरियल्स होते हैं उनको, मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि उनको देखने पर ही लगता है कि ये कितने अलग हैं एक दूसरे से। जैसे कि पेपर क्लॉथ से काफ़ी अलग होता है, वुड आयरन से काफ़ी अलग होता है, आयरन डिफरेंट होता है कॉपर एल्युमिनियम से। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अलग अलग हमें देखने पर ही समझ में आती है। और यहीं पर हम कुछ समानता भी देखते हैं आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम में। तो इस तरीके से हम मटेरियल्स को क्लासीफाइड कर सकते हैं उनके अपीयरेंस पे, ठीक है। फिर उसके बाद है टेक्सचर। अब टेक्सचर की बात यहाँ की जा रही है कि आप मतलब दूसरे अलग अलग तरीके के चीज़ों को अगर आप टच करते हैं तो उनके अलग अलग मतलब किसी भी अलग अलग मटेरियल के उनके टेक्सचर को आप टच करते हैं तो आपको समझ में आता है कि चीज़ें कैसी हैं, या तो वो रफ होगी या वो स्मूथ होगी या फिर वो अलग तरीके का टेक्सचर फील करने को आपको मिलेगा। जैसे कि आप अब पेड़ की छाल, मतलब बार्क ऑफ अ ट्री, अगर आप उसे टच करेंगे तो उसका टेक्सचर अलग होगा। अगर आप किसी ग्लास को टच करते हैं तो उसका जो टेक्सचर होगा वो अलग होगा। तो इस तरीके से इनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग भी इनको अलग अलग रूपों में डिवाइड किया जाता है। ओके, उसके बाद है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी की बात आ रही है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, वो वाटर में जाके सोल्यूब हो जाते हैं, घुल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि इनसोल्यूबल होते हैं, जो कि पानी में नहीं घुलते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे शुगर बताया जा रहा है, जो कि शुगर क्या है, वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन सैंड जो है वो वाटर में मतलब इनसोल्यूबल है, वो पानी में नहीं घुलेगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को भी अलग कर सकते हैं। इसमें
क्या होता है, जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड ही होते हैं, तो वो जब पानी में जाते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, घुलने लगते हैं। मतलब जो पानी होता है वो शुगर को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने लगता है, और तोड़ते तोड़ते इतने छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है कि वो उसमें घुल जाता है, गायब हो जाता है, नहीं दिखता है। लेकिन अगर हम सैंड की बात करते हैं तो सैंड क्या होता है, वो भी सॉलिड है, लेकिन वो इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि वो जो वाटर होता है वो उसको तोड़ नहीं पाता है, और वो जाके क्या करता है, एकदम नीचे जाके बैठ जाता है। तो इस वजह से वो इनसॉल्यूबल है वाटर में। ओके, तो इसको देखते हुए सॉल्यूबिलिटी और इनसॉल्यूबिलिटी को देखते हुए, या फिर सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल देखते हुए भी बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में या फिर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ओके, फिर यहाँ बताया जा रहा है कि जब कोई भी चीज़ लिक्विड में ईजिली मिक्स हो जाता है या फिर एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मिजिएबल लिक्विड कहते हैं। और अगर वो एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होता है तो उसे इनमिजिएबल लिक्विड कहते हैं। अब मिजिएबल लिक्विड में जैसे कि अल्कोहल हो गया है, लेमन जूस हो गया है, कप सिरप हो गया, हनी हो गया, इन सबको अगर पानी में आप डालेंगे तो वो एक दूसरे में घुल के मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कैरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, मरकरी, नेल पॉलिश, इन सारी चीज़ को अगर वाटर में डालेंगे तो ये एज इट इज़ उसी में तैरते रहेंगे, अब वो बिल्कुल भी पानी में मिक्स नहीं होंगे या डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो ऐसे चीज़ को क्या बोलते हैं, इमिजिएबल लिक्विड्स बोलेंगे। ओके, मतलब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स नहीं हो रहा है आपस में, तो ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फ्लोटेशन। अब फ्लोटेशन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि आपने बहुत बार देखा हुआ है कि कुछ चीज़ें क्या करती हैं, पानी में तैरती रहती हैं, और कुछ चीज़ें क्या करती हैं, पानी में क्या होती हैं, मतलब पानी में नीचे डूब जाती हैं। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए इसको क्या कहते हैं, फ्लोटेशन बोलते हैं। ओके, तो कुछ मटेरियल जैसे कि वुड हो गया, लीव्स हो गए, और भी चीज़ें हैं जो कि ये क्या करते हैं, पानी में क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, रॉक्स देखेंगे, मेटल्स को देखेंगे, ये जैसे ही डालते हैं वैसे ही पानी में डूब जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। अगर आप इक्वल वेट को लेके, मतलब कि एक कॉटन ले लीजिए और वाटर ले लीजिए, तो इक्वल वेट और वॉल्यूम वाले वाटर और क्लॉथ अगर लेंगे आप, तो आप देखेंगे कि कॉटन का जो वेट है वो कम होगा वाटर के अपेक्षा। मतलब वाटर का वेट जो है वो आपको ज़्यादा ही दिखाई मतलब महसूस होगा। तो आप कह सकते हैं कि कॉटन इज़ लेस डेंस देन वाटर। वाटर मतलब कि जो कॉटन है उसकी डेंसिटी कम है किससे, वाटर से। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का मास पर यूनिट जो वॉल्यूम होता है वो उसकी क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। ओके, तो कोई भी मटेरियल हो जो कि लेस डेंसिटी जिसकी होती है वो वाटर में क्या करेगी, तैरेगी, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगी, मतलब पानी से डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो पानी में डूब जाएगी। तो इस तरीके से इसके भी आधार पे क्या करते हैं, चीज़ों को हम डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखने पे हम चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मटेरियल्स सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेज में होता है। तो जो सॉलिड होते हैं या फिर लिक्विड होते हैं वो क्या होते हैं, गुड या फिर बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। तो जनरली हम जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, और जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि वुड, प्लास्टिक, ग्लास, बैम्बू, एयर और भी पेपर वगैरह, ये सब क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। अगर आपने नोटिस किया है तो जो अटेंसिल्स होते हैं किचन में जो रखे जाते हैं उनमें जो है, जो उनके हैंडल्स होते हैं वो या तो मेटल्स के बने होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे मेटल्स के बने होते हैं जो कि मतलब जो अटेंसिल होता है वो तो पूरा मेटल का बना होता है, लेकिन उसका जो हैंडल होता है वो वुड का बना होता है या फिर किसी हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ होता है।
तो आप कह सकते हैं कि वो क्या होते हैं, हीट के कंडक्टर नहीं होते हैं। इस वजह से वो प्लास्टिक और वुड क्या होते हैं, उसमें मेटल में लगे हुए होते हैं और उसमें से कोई हीट पास नहीं होती है। और आप कोई भी खाना मतलब किचन के यूटेंसिल्स को गर्म होते हुए भी आसानी से उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं और आप आसानी से उसे हैंडल कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ बताया जा रहा है इन सॉलिड्स। अगर सॉलिड की बात की जाए तो सिल्वर है, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। क्लॉथ, पेपर, वुड, प्लास्टिक, थर्माकोल, बैम्बू, ये सब क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर लिक्विड में देखा जाए तो जो मरकरी होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और जो वाटर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। और अगर गैस की बात की जाए तो जितने भी गैस होते हैं इंक्लूडिंग एयर, ये सब क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो इसलिए जो मटेरियल्स होते हैं वो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी क्लासिफिकेशन में आते हैं। मतलब इस तरीके से भी हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे फिजिकल स्टेट बताया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ मटेरियल्स कैन बी प्लेस्ड इनटू वन ऑफ द 3 ग्रुप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो मटेरियल होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, उनको हम एक मतलब 3 ग्रुप में बांटते हैं, जो कि लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, मतलब ठोस, द्रव और गैस होता है। तो ये क्या होता है, इन तीनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, ये तीनों एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। तो इस पे हम यहाँ पे बताया गया है कि जो सॉलिड होता है उसका एक डिफिनिट शेप होता है, वॉल्यूम होता है। अब जैसे कि पेंसिल आप ले लीजिए, पेंसिल को किसी भी टेबल में या फिर बॉटल में आप रख दीजिए तो उसका शेप चेंज होने वाला नहीं है, वो कहीं भी रहेगा, उसका जो शेप है वो वही रहेगा, मतलब डिफिनिट होता है। तो इस तरीके से आप सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं। लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड की ना कोई प्रॉपर तरीके की शेप होती है ना डिफिनिट इसकी लेकिन इसकी जो वॉल्यूम होती है वो डिफिनिट होती है, लेकिन इसका जो शेप होता है वो डिफिनिट नहीं होता है। जैसे प्योर मिल्क और ये सब क्या होते हैं, प्योर मिल्क, वाटर ले लीजिए, इन सबको जहाँ भी डाल देंगे वो वही रूप ले लेगा और इनकी जो मतलब शेप होती है वो प्रॉपर नहीं होती है, लेकिन वॉल्यूम इसका सेम होता है, मतलब कि डिफिनिट होता है। फिर गैस की बात की जा रही है, जो गैस होती है इसकी तो मतलब इसकी डिफिनिट शेप नहीं होती है और ना ही इसकी वॉल्यूम डिफिनिट होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर आप किसी भी पंप से फुटबॉल में हवा भरते हैं तो वो फुटबॉल का रूप ले लेगा और फिर उसके बाद लेकिन इसकी जो वॉल्यूम होगी वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से इससे भी क्या हो सकती है, मतलब इन सारी चीज़ों को देखने पे भी मतलब चीज़ों को डिफरेंट स्टेजेस में या फिर डिफरेंट कैटेगरीज में, ग्रुप में डाल सकते हैं। ओके, सो इन दिस वे चैप्टर इज कंप्लीटेड। लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइजेज। Take the correct answer. So first is a good example of grouping can be seen in a dash. Your answer is supermarket. Second is if no light can pass through an object, it is called dash. Your answer is opaque. Third is frosted glass, turbid water and dust laden air are the example of dash. Your answer is translucence. Okay. Fourth is mustard oil and kerosene are the example of dash liquid. Your answer is immiscible. Okay. Fifth is sugar and common salt are dissolved in dash. Your answer is normal water. Sixth is all gases including air are dash conductor of heat. Your answer is bad. Seventh is liquids have no definite shape but have a definite dash. Your answer is volume. Now B number is fill in the blanks using the suitable words. First is dash makes our life more organized and orderly. Your answer is sorting. Now second is in a dash there are separate portions
for items of various types. So your answer is supermarket. Now third is the importance of a dash depends upon its properties. Your answer is material. Fourth is if light can pass partially through an object, it is called dash. Your answer is translucence. Okay. Now fifth is sugar is dash in water. Your answer is soluble. It's soluble. Okay. Now sixth is the surface of paper or a glass. Tumbler feels dash since there are no uneven surfaces. So your answer is smooth. Now seventh number is liquids have no definite shape but have a definite dash. Your answer is volume. Now match the following. First is transparent. It will match in G, which is the light can pass through an object. Okay. Second is luster. It will match in F, which is sign of the materials. Okay. Now third is hardness. It will match in D, which is difficult to compress or stretch. Okay. Now fourth is rough surface. It will match in C, sandpaper. Fifth is texture. So it will match in E, which is rough or smooth. Okay. Now sixth is density. It will match in B, volume volume of a substance. Now seventh number is conductivity. It will match in A, which is good or bad conductor of heat. Now true or false. So first is all objects around us are made up of one material. False. Second is if most of the light can pass through an object, it is called transparent. True. Third is sugar and common salt are dissolved in water. True. Fourth is all gases including air are good conductors of heat. False. Fifth is materials can be classified on the basis of their hardness. True. Now sixth number is materials can be classified on the basis of their texture. True. Seventh is materials in a solid or liquid stage are bad conductors of heat. False. So in this way your chapter is completed. You will get all the answers of the questions as your homework. So that's all for today. Thank you so much.